चलिए, कल आपको असाइनमेंट दिया गया था पेज नंबर 10 और 11। उसमें पॉइंट था जी आपका लॉ ऑफ डिमांड। क्या है जी आपका लॉ ऑफ डिमांड? मांग का नियम जिसे कहा जाता है हिंदी के अंदर। समझते हैं इसको बड़े ध्यान से। पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग पढ़ेंगे हम क्या कहना चाहता है। बोला जी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इन शॉर्ट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पढ़ तो लिया जी, पर समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है ये आपको। सीधी सी भाषा में कहूं तो एक लॉ बनाया गया है इकोनॉमिक्स के अंदर जो किससे रिलेटेड है? डिमांड से रिलेटेड है, जिसे नाम दिया जाता है लॉ ऑफ डिमांड। क्या है इसके अंदर? बोला जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की देखो एक नेचर होती है, क्या उसे हर जगह पर अपना बेनिफिट चाहिए। तो जहां पर आपको अपना बेनिफिट दिखेगा वहां पर आप उस चीज को जरूर रिसीव करेंगे। तो जहां पर आपको कोई प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा आप उसको ज्यादा परचेस करेंगे, कोई प्रोडक्ट आपको महंगा मिलेगा तो आप उसको कम परचेस करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक कंडीशन दी इन्होंने यहाँ पर, क्या बोले जी लॉ ऑफ डिमांड में हमें ये तो पता लग जाएगा क्या कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो कितना कम या ज्यादा होगा ये हमें पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक डायरेक्शन देगा आपको। कहने का मतलब इसने ये तो बता दी कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, बट एग्जैक्ट में कितना प्रोपोर्शनली नहीं है ये चीज आपकी। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं ये चीज आपको। सोच करो ये पेपर वेट है जी मेरे सामने, ठीक है। इसी के एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज को। इस पेपर वेट का जो प्राइस है मार्केट में वो है जी 10 रुपीज। 10 रुपए में ये पेपर वेट हमें मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। मार्केट में 100 यूनिट इसकी डिमांड हो रही है। क्वांटिटी कितनी है जी? 100। एक तरफ मैंने प्राइस लिखा 10 और क्वांटिटी कितनी है इसकी? 100। हमने सोचा अगर हम इस प्रोडक्ट के प्राइस को डाउन कर दें, डाउन करने का मतलब हमने सोचा कि हम इसके प्राइस को 20% क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। अब 20% डिक्रीज करने का मतलब क्या था? अब 10 वाली आइटम कितने में बिक रही है आपकी? 8 रुपीज में। तो न्यू प्राइस जो क्या सेट हुआ हमारा? 8 रुपीज। अब हमारी मेंटेलिटी ये है कि हमने 20% क्या किया? प्राइस डाउन किया, तो हमारी जो डिमांड है वो 20% इंक्रीज हो जानी चाहिए। कहने का मतलब हमारी डिमांड बन जानी चाहिए 120। लेकिन ऐसी कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको सिर्फ ये बताता है कि प्राइस आप डाउन करेंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी ये नहीं पता जी हमें। आप ये नहीं कह सकते कि आप 10% डिक्रीज करेंगे तो आपकी डिमांड 10% इंक्रीज हो जाएगी, या 50% आप डिक्रीज करेंगे तो 50% इंक्रीज हो जाएगी। नहीं, बढ़ेगी नो डाउट, लेकिन कितना बढ़ेगी ये हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब इसी के लिए एक टेबल डायग्राम आपको बनानी है। तो टेबल में सबसे पहला कंटेंट, एक तरफ प्राइस आपको मेंशन किया गया, दूसरी तरफ आप मेंशन कर देंगे क्या? क्वांटिटी। किसके लिए लिखा ये वर्ड हमने? डिमांड के लिए लिखा गया जी यहाँ पर। तो देखिएगा ध्यान से, प्राइस है 1, डिमांड कितनी है जी? 5। प्राइस हो गया 1 से इंक्रीज होकर 2, डिमांड कितनी हो गई? 4। प्राइस हुआ 3, डिमांड 3। जैसे जैसे प्राइस क्या होता जा रहा है हमारा? इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी जो डिमांड है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर हुआ ये कंटेंट आपको बड़े अच्छे से। अब इसी का हमने क्या कर देना? डायग्राम बना देना। कैसे बनेगा डायग्राम? देखो ध्यान से, प्राइस है 1, डिमांड कितनी है? 5। प्राइस 1, डिमांड 5। देखो पहले हमने क्या किया था? पूरी यहाँ पे लाइनें लगाई थी। अब आपको थोड़ा सा एडवांस कर देना इस डायग्राम को। अब लाइनें नहीं लगानी है आपको। अब यहाँ प्राइस में 1 को टारगेट करना है आपको। मेंशन कर दीजिए यहाँ पर प्राइस है 1, डिमांड कितनी है? 5। दोनों को लाकर एक पॉइंट को टारगेट कर दीजिए। ये पॉइंट बन गया जी हमारा। अगला पॉइंट, प्राइस है 2, डिमांड कितनी है? 4। प्राइस 2, डिमांड 4। टारगेट कर दीजिए इस चीज को, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। प्राइस 3, डिमांड कितनी हो जाएगी? 3। फिर से टारगेट करिए इस चीज को। आगे प्राइस हुआ 4, डिमांड है 2। प्राइस हुआ 4, डिमांड है 2। टारगेट कर दिया इस पॉइंट को, और ऐसे ही इस पॉइंट को टारगेट कर देना है। प्राइस 5, डिमांड 1। पांचों पॉइंट्स को क्या कर देना? आपको मिला देना है। जब आप एग्जैक्ट स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी बनेगी आपकी। ये क्या बन जाएगा जी? लॉ ऑफ डिमांड का कर्व बन जाएगा। अब इसी के साथ इसकी कुछ अजम्पशंस है। अजम्पशन में क्या बता जाएगी? जिसे हम अन्य बातें कहते हैं, अदर थिंग्स बोलते हैं, जिसको आपने मेरे साथ टर्म पढ़ी थी क्या? कुछ एक फैक्टर्स थे जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड को और मार्केट डिमांड को इंपैक्ट करते थे। वही टर्म्स क्या कहलाती हैं? आपकी सारी की सारी अन्य बातें जो अदर थिंग्स कहलाती हैं, जिनको मान्यताएं कहते हैं। क्या बोले जी? प्राइस को छोड़कर बाकी सब सेम रहना चाहिए आपका। आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकम में चेंज हो गया तो बेसिक बात आपकी डिमांड में भी चेंज हो जाएगा। इनकम आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, आपका टेस्ट नहीं बदलना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। प्राइस और रिलेटेड गुड्स था जो आपका, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं वो सब क्या बन जाएंगे? यहाँ पर आपकी अजम्पशंस बन जाएंगी। ध्यान रखना, सिर्फ प्राइस को छोड़कर। दैट्स इट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड।
इसी को और जाना जाता है क्या, बोला वाई मोर ऑफ ए गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, और डिफाइन द रीजन बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कहने का मतलब आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई क्यों होता है, इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, कहने का मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों जाता है। और तीसरा, जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, कम होता है, उसको ज्यादा क्यों खरीदा जाता है। एग्जाम में कैसे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इन सभी के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग मेंशन करना है। ठीक है जी, हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका आप मीनिंग मेंशन कर देंगे जी। यहाँ पर मीनिंग मेंशन करने के बाद आपको करना क्या है, इसका एक स्लोप वहां पे बना देना जी आपको। ये इस तरह से आप डिमांड कर्व का स्लोप वहां मेंशन कर देंगे। प्राइस है जी आपका, क्वांटिटी है जी आपका। देखो स्लोप डाउनवर्ड होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्लोप डाउनवर्ड का मतलब होता है ये चीज आपकी नीचे की तरफ जा रही है। अगर मैं इसी को ऊपर की तरफ कर दूं, इसको बोला जाता है अपवर्ड हो जाना। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ आता है, इसको बोला जाता है स्लोप डाउनवर्ड, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें क्वेश्चन और भी आप ऐड कर सकते हैं क्या, कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड कर्व है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ ही क्यों जाता है जी आपका। ये है जी आपकी लेफ्ट साइड और ये है आपकी राइट साइड। अपने हाथ का ध्यान रखिएगा, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, मतलब कि लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ, इधर से आप इस तरफ जा रहे हैं ऐसे। ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और दूसरा क्या कह सकते हैं आपको, स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है आपका, जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है उसको ज्यादा क्यों खरीदा जाता है। और चौथा आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई क्यों हो रहा है आपका। चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी का आंसर क्या रहेगा जी आपका, सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, पहले तो लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग आप दिखा देंगे वहां पर, हल्की सी आप डिस्क्रिप्शन चाहे तो इसकी दिखा सकते हैं। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिस्क्रिप्शन दिखाने के बाद ये डायग्राम आपको बना देना है, और उसके बाद जो भी हेडिंग उसने आपसे पूछी है वही आप हेडिंग बनाएंगे अपने आंसर की। कहने का मतलब अगर वो आपसे पूछता है कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, तो आप यहाँ पे देंगे क्या, रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड स्लोप डाउनवर्ड। अगर आपसे पूछा जाता है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई के रीजन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है क्या कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होता है तो उसे ज्यादा क्यों खरीदा जाता है, तो आपकी हेडिंग भी वही बन जाएगी। कहने का मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे वही आपने यहाँ पर क्या कर देना, अपनी हेडिंग बना देनी है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या है, इसको समझने से पहले एक छोटी सी नाम आपको समझनी है कि उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी नाम दिया जाता है जिसको। देखो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज करने से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। कहने का मतलब आपको बड़ी जोर से भूख लगी है, आप मार्केट में गए, आपने कुछ परचेज किया, आपने उसको खा लिया, या आपने कोई ड्रेस ली, कोई भी बाइक ली, आपने कोई गाड़ी लिया, आपने कुछ भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस सेटिस्फेक्शन को क्या कहा जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है। और यूटिलिटी को मेजर करने की जो टर्म्स होती है उसे नाम दिया जाता है जी यूटिल्स। क्या है जी यूटिल्स, समझाता हूं मैसेज को आपको बड़े अच्छे से। आप लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, आपके साथ अक्सर ये चीज हुई होगी, आपने मूवी की टिकट ली 100 की या 120 की, जो भी आपने टिकट ली वहां पर। देखो कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा आपको पसंद आ जाती हैं। आपकी वर्डिंग क्या होती है, बहुत जबरदस्त मूवी थी, 100 रुपए की टिकट ली थी, 200 रुपए का मजा आ गया जी हमें। वो जो मजा आया आपको, वो मजा किस में मेजर किया जाता है, वो यूटिल्स के अंदर मेजर किया जाता है। जैसे आपका मिल्क है उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, जैसे आपकी शुगर है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, ऐसे ही हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है उसे मेजर किया जाता है किस चीज के अंदर, यूटिल्स के अंदर। इतना पॉइंट क्लियर है। अब आगे देखिए इसको क्या कहना चाहता है इसमें, बोले ये हमारी जो लो बनाएगा यहाँ पर क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज है, अब उसको समझते हैं बड़े ध्यान से। किसी भी पर्सन को हम टारगेट करते हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए, उसकी कोई भी एक फेवरेट आइटम चाहिए। जैसे मैं अपने ही यहाँ पे रख देता हूँ फेवरेट आइटम, सोच करो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है जी। ठीक है, अब गया जी मैं थाराम के पास, कोई काम गया था, गया तो था जी पनीर लेने के लिए, घर पे सब्जी बनानी थी। लेकिन जैसे ही वहां पर वो मैंने गुलाब जामुन देखा, बस आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा मेरे साथ। कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, वो कहाँ मानने वाला था। भैया ऐसा कीजिए 1 पीस गुलाब जामुन दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर, लीजिए गुलाब जामुन। ऐसा कीजिए आप मुझे 15 रुपए दे दीजिए। बिल्कुल सर, ये लीजिए 15 रुपए। वो 15 रुपए मैंने उसको दिए, वो जो गुलाब जामुन मैंने खाया, क्योंकि फेवरेट चीज है, खाने से बहुत मजा आया मेरे को। मैंने क्या बोला, भाई ऐसा है, 25 रुपए का मजा ले लिया जी मैंने। वो 25 रुपए क्या थे यहाँ पर, ये यूटिल्स है जी यहाँ पर मेरी। और ये क्या है, मॉनेटरी सेंस में जो मैं पे कर रहा हूँ उसे। कीजिए 1 पीस गुलाब जामुन दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर, लीजिए गुलाब जामुन।
ऐसा कीजिए, आप मुझे 15 रुपये दे दीजिए। बिल्कुल सर, ये लीजिए 15 रुपये। वो 15 रुपये मैंने उसको दिए, वो जो गुलाब जामुन मैंने खाया, क्योंकि फेवरेट चीज़ है, खाने से बहुत मज़ा आया मेरे को। मैंने क्या बोला, भाई ऐसा है, 25 रुपये का मज़ा ले लिया जी मैंने। वो 25 रुपये क्या थे यहाँ पर, ये यूटिल्स है जी यहाँ पर मेरी, और ये क्या है, मॉनेटरी सेंस में जो मैं पे कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब दिल नहीं भरा, हुआ क्या भैया, एक पीस और दे दीजिए। एक पीस और दे दिया जी। अब जैसे ही मैंने वो दूसरा पीस खाया, मजा तो आएगा, नो डाउट, देखो मजा आएगा, फेवरेट चीज है, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना पहले वाली को खाकर आया था। अब मुझे मजा आया सिर्फ 20 ही यूटिल्स का। क्या है, एक और मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इस चीज को आपके लिए। आप लोग घर पे आते हैं, भूख लगी होती है बड़ी जोर से, खाना आप खाते हैं, मम्मी आपको खाना डाल के देती है प्लेट में। पहली चपाती जब आप खाते हैं आपको बहुत मजा आता है, दूसरी चपाती खाते हैं मजा तो आता है लेकिन पहले वाली से थोड़ा कम आता है, लेकिन तीसरी चपाती पे जब आप आते हैं तो कईयों की तो मनाही हो जाती है वहां पर, और कुछ खाते भी है तो बड़ा बस मुश्किल से, बस इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा। अगर सपोज करो वहीं अगर चौथी चपाती आपकी प्लेट में आ जाए तो प्लेट में आने से पहले ही क्या कर देंगे, बस कर देंगे, नहीं और नहीं, अब खा लिया तो रिवर्स गेयर लग जाएगा। एज इट इज हम यहाँ पर इस पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं। क्या, पहला मैंने गुलाब जामुन लिया, सेटिस्फेक्शन 25 यूटिल्स की, दूसरा जैसे ही लिया सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल्स की, तीसरा मैंने गुलाब जामुन लिया, अब मुझे यूटिल्स मिले सिर्फ 15 ही। इसके बाद मैं अगला यूनिट परचेज तभी करूंगा जब उससे मिलने वाली मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो इस मॉनेटरी सेंस के इक्वल होगी। कहने का मतलब, अब अगले यूनिट के लिए मुझे पे तो करना पड़ेगा 15 रुपए, लेकिन मुझे इसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी सिर्फ 10 यूटिल्स की, तो मैं इसको परचेज नहीं करूंगा। यही क्या कहलाता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली यूज करते जाते हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो लेवल आपका क्या होता जाता है, डाउन होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। बस यही हमारा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहना चाहता है, कोई भी एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट के ज्यादा यूनिट तभी खरीदेगा जब उसको प्रत्येक हर एक जो अगला यूनिट है, जो नेक्स्ट उसका यूनिट है, उसके लिए उसको थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। जैसे यही एग्जांपल हम लेकर चलें गुलाब जामुन का। अब दुकानदार ने बोला क्यों ना सर मैं आपको एक पीस और दे दूं। भैया एक पीस और मैं तभी लूंगा जब आप मुझे ये 10 रुपए का देंगे, क्योंकि 10 का मजा तो मैं अभी ले जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे 15 का देंगे तो मैं इसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा डिफरेंट यूसेज, विभिन्न उपयोग है। देखो बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा यूज है, मोर देन वन यूज होते हैं जिनके, जैसे मिल्क है जी, हम सबके घरों में दूध आता है जी। यहाँ पर एक सोच के चलिएगा कि आपके घर पे पशु नहीं है, आप मार्केट से ही दूध परचेज करते हैं, ठीक है, दूध वाला आता है आपके घर पे, दूध दे के जाता है जी आपको। नॉर्मली देखो मिल्क का जो रेट रहता है 40 से 45 रुपये किलो के आसपास रहता है जी, ठीक है। अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि गर्मियों में दूध महंगा हो जाता है, ठीक है, गर्मी में उनका जो प्राइस है वो चला जाता है 50 से 55 रुपये किलो के आसपास जी, ठीक है। देखो जब ये दूध है आपका 40 से 45 रुपये किलो के आसपास, तो क्या कर रहे हैं हम, इस दूध से बहुत से काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं, देखो जी दूध से सबसे पहला काम, हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बना लेते हैं जी हम इससे, और क्या करते हैं जी बताइए, खीर बना लेते हैं, कुछ एक शौक भी पूरे कर लेते हैं, शेक बनाना होता है जी कभी कभार हमें, और कभी कभी कुल्फ़ी का शौक चढ़ जाता है जी, ठीक है। तो क्या है, दूध जब सस्ता है तो हम ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सोचिएगा जब दूध महंगा हो गया, अब दूध महंगा हुआ, अब आपने जैसे ही ये अपने शौक पूरे करने के बारे में सोचा तो हुआ क्या, पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई मम्मी की, रख दे केतली को वापिस, कोई जरूरत नहीं है दूध यूज करने की, महंगा हो गया दूध, बनता तो है नहीं दूध से, क्या करेगा, टोटली वेस्टेज करेगा इस चीज की। तो है क्या, जब वो चीज सस्ती है तो वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज महंगी हो गई है तो होता है क्या है, हम उसका यूज सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी काम है उसी में करते हैं, बाकी के कामों में हम उसका यूज नहीं करते हैं। एक और अगर चीज से मैं रिलेट कर दूं इस चीज को, हम सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आ रही है, देखो बिजली का बिल सस्ता है, सपोज करो 4 रुपये यूनिट उसका बिल है, तो क्या हो रहा है, लाइट पंखे एसी सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर ये यूनिट हमारा 6 रुपये पर यूनिट हो जाए तो होगा क्या, हम लाइट पंखा तो चलाएंगे, जो अननेसेसरी एसी चलता था अब उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, हम उसका कम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही कोई प्रोडक्ट हमारा महंगा हो जाता है तो हम उसके जो अनाप शनाप यूज है उसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा जरूरी काम है उसी में ही, बाकी कामों में उसका यूज नहीं किया जाता। ये एक रीजन होता है लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने का। अब सो क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। देखो जी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई होता है। कैसे, देखो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पढ़ाई थी मैंने, क्या था, एक तरफ टी थी, दूसरी तरफ कॉफी,
पेप्सी और कोक भी इसी में एग्जांपल रखा था हमने। सोचो मार्केट में अगर टी के प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, आपको सोच के देखो, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर टी की डिमांड डिक्रीज होगी तो होगा क्या, कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी के अगर मैं अपोजिट कर दूं, अगर मार्केट में टी का प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ जो कॉफी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो होता है क्या है, जिस प्रोडक्ट का प्राइस कम किया जाएगा, जिसका प्राइस डाउन किया जाएगा, वो प्रोडक्ट दूसरे के कंपैरिजन में चीपर हो जाएगा और लोग क्या करेंगे, इस सस्ते प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड करेंगे। अब ये एग्जांपल ने क्या समझाया हमें, सपोज करो एक तरफ पेप्सी है, एक तरफ कोक है, देखो दोनों ही मार्केट में 12 की बिक रही हैं। अगर मार्केट में सोचो पेप्सी वाले अपना प्राइस कम करके 10 कर दे तो क्या करना पड़ेगा, कोक की डिमांड गिरेगी एकदम से, लोग ज्यादा शिफ्ट होंगे पेप्सी के ऊपर। अगर कोक कंपनी ये चाहती है कि उसकी डिमांड बरकरार बनी रहे, उसकी डिमांड पहले जैसी ही रहे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में अपने प्राइस को डाउन करना पड़ेगा। अगर वो प्राइस अपना डाउन नहीं करेगी तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी पे शिफ्ट होते जाएंगे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से भी लो ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई होता है, क्योंकि हमारा न्यू कंज्यूमर या साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, नए भोक्ता या उपभोक्ताओं की संख्या। देखो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट ए है जी हमारे पास। देखो अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में है 100 रुपीज, ठीक है, सपोज करो इसके जो कस्टमर है वो है 1000। अगर मार्केट में इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होकर कितना हो गया 150, तो होगा क्या, पहले वाले कुछ कस्टमर है वो कम हो जाएंगे, अब 700 लोग इसकी डिमांड करते हैं। और अगर इसका प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, कम होकर ही हो गया 80, तो अब इसकी डिमांड करते हैं कितने, 1200। तो हुआ क्या इस कंटेंट के अंदर, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो पहले वाले जो कस्टमर है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग इसको खरीदना बंद कर देंगे, तो होगा क्या, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा तो कुछ नए कस्टमर भी जुड़ जाएंगे इसके साथ, जिससे क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये एक रीजन रहता है क्या, लो ऑफ डिमांड के अप्लाई होने का। अगर आप नए कस्टमर को जोड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने कस्टमर की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को डाउन करना पड़ेगा। अगर आप प्राइस डाउन नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर नहीं बढ़ सकते। देखो जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। क्या है जी आय प्रभाव हमारा, यहाँ पर इनकम का मतलब क्या है, यहाँ इनकम को रिलेट किया जाता है किस चीज के साथ, रियल इनकम के साथ। रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम का मतलब बेसिक सी लैंग्वेज में कहूँ तो परचेजिंग पावर, आपकी जो खरीदने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, आपकी वास्तविक आय कहलाती है। क्या होती है वास्तविक आय, समझिए इसको ध्यान से। एक फॉर्मूला इसके लिए आपको माइंड में रखना है, क्या रियल इनकम कैसे निकाली जाएगी। इनकम को हम डिवाइड कर देंगे किससे, प्राइस ऑफ कमोडिटी से। जो भी आपकी आय है उसको आपको भाग कर देना किसी से, जो वस्तु की कीमत है उससे भाग कर देना। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। सपोज करो मुझे ऑरेंज पसंद है, ठीक है, मार्केट में गया जी मैं ऑरेंज लेने के लिए, मेरे पास है टोटल 100 रुपीज। ये 100 रुपीज क्या है, ये मेरी इनकम है जी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। मार्केट में जो ऑरेंज का प्राइस है वो है 50 रुपीज पर केजी। अब बताइएगा मैं इस 100 रुपीज से कितने ऑरेंज परचेज कर सकता हूं। इसे कैसे निकाला जाता है, इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, रियल इनकम। कैसे निकलेगी रियल इनकम हमारी, देखो टोटल इनकम कितने हैं मेरे पास टोटल 100 रुपीज है। इसको डिवाइड कर देना है किससे, कमोडिटी का प्राइस क्या है, क्या रेट है ऑरेंज का, अभी मैंने आपको बताया 50 रुपीज पर केजी। यहाँ पर रियल इनकम क्या हो जाएगी मेरी 2। क्लियर हुआ यहाँ तक कंटेंट आपको। कहने का मतलब मैं 2 किलो ऑरेंज क्या कर सकता हूँ, 2 केजी ऑरेंज मैं मार्केट से परचेज करके आ सकता हूँ। अगर इसी ऑरेंज का प्राइस कम होकर कितना हो जाए, 40 हो जाए, तो यहाँ पर मेरी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड कीजिए इसको। अगर मैं इसको 40 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2.5 केजी। तो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उससे होता क्या है, कस्टमर की रियल इनकम उससे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर इसका अपोजिट कर दूं मैं, जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उससे कस्टमर की जो रियल इनकम है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, वो पहले के कंपैरिजन में कम प्रोडक्ट खरीद पाएगा। तो ये है जी आपका रियल इनकम का कंटेंट, जिसको हम इनकम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सीधी सी भाषा में कहूं तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उससे आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं। और अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उससे आपकी जो रियल इनकम है, जो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। अब आप क्या कर सकेंगे, उसी इनकम या पहले के कंपैरिजन में आप कम प्रोडक्ट आप परचेज कर पाएंगे मार्केट से। ये है जी आपका रियल इनकम इफेक्ट, जिसको आप इनकम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। पढ़िए इस कंटेंट को अच्छे से।
चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं जी आपके। क्या होते हैं अपवाद आपके? अभी तक आपने मेरे साथ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। क्या था लॉ ऑफ डिमांड? बोला जी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल डिक्रीज। बोला जी अन्य बातों के समान रहने पर जैसे ही किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ एक केस ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने जब हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है जी, फेल हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड फेल होने का मतलब क्या होता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है और प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब उनका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड की बजाय क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। कैसे समझते हैं इस चीज को ध्यान से। किसी प्रोडक्ट का प्राइस सपोज करो इतना था पहले, प्राइस पी से बढ़कर कितना हो गया जी, P1 हो गया। जो उसकी डिमांड थी Q से बढ़कर कितनी हो गई, Q1 हो गई। कैसे समझिए इस चीज को ध्यान से। पहले प्राइस ये था, डिमांड इतनी थी जी हमारी। हुआ क्या, जैसे ही प्राइस बढ़ा उस प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई जी। तो स्लोप कैसे बन गया इनका, अपवर्ड बन गया जी स्लोप इनका। पहले ढलान नीचे की तरफ होता था, अब ढलान कैसा हो रहा है जी, ऊपर की तरफ होता है। तो इस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है। जब हमारा लॉ ऑफ डिमांड अपनी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं रहता तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। अब इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं उसमें क्या है जी आपका, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या होती है जी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं? देखो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक स्टेटस सिंबल को शो करती हैं आपकी। स्टेटस सिंबल कैसे, हम उस चीज को समझे ध्यान से। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखिएगा, जैसे कि सलमान खान साहब है, बच्चन साहब है, कैटरीना कैफ है, दीपिका पादुकोण है, ये कभी भी आपको दिखेंगे ना तो ये अपने ब्रांडेड गाड़ियों में ही दिखेंगे जी आपको। आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने देखा हो भी सलमान खान जो है स्प्लेंडर बाइक पे निकलता हुआ देखा हो आपने, दीपिका पादुकोण पेप स्कूटी पे निकलती दिख रही है आपको, नहीं। पहली बात तो कभी दिखे ही नहीं। अगर दिखेंगे तो कहाँ दिखेंगे, अपनी अच्छी खासी गाड़ियों में ही दिखेंगे। कहने का मतलब एक और एग्जांपल इस चीज के लिए, मार्केट में देखो फोन आता है 5,000 रुपए का, लेकिन लोग फिर भी रखते हैं आईफोन अपना जो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास आते हैं। क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ उनके एक स्टेटस को डिनोट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है कुछ चीजें। आप समझते हैं कि जितनी महंगी चीज हमारे पास होगी उतना ज्यादा हमारी रेपुटेशन अच्छी बनेगी मार्केट में। तो अपनी रेपुटेशन के लिए क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल कर देते हैं। कैसे? हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पसंद करते हैं जो बहुत ज्यादा महंगी, एक्सपेंसिव, मतलब जहां पर एक शो ऑफ करने की बात आ जाएगी वहां पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है जी, शो ऑफ करना है। तो उस केस में बनेगा क्या हमारे साथ, जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा उस प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, आपने एक और ऐड देखी होगी इस चीज के लिए। कैटरीना की एक ऐड आती है जी तनिष्क को लेकर, नेकलेस है जी वहां पर। तो वहां पर क्या डायमंड नेकलेस की बात की जाती है जी वहां पर। तो जितना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा उतना ज्यादा क्या है जी उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, एक अच्छी रेपुटेशन शो होगी वहां पर आपकी। ये पॉइंट था जी आपका आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ये सेकंड पॉइंट है हमारा तर्कहीन निर्णय या अज्ञानता का नाम देते हैं जिससे हम इरेशनल जजमेंट और इग्नोरेंस। क्या है, कई बार कस्टमर की इग्नोरेंस की वजह से भी, उसके इरेशनल जजमेंट की वजह से भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है। कैसे? इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है जी प्रोफेसर बेनम साहब की। आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी ये चीज, आपको बड़े अच्छे से समझिएगा इसको। प्रोफेसर बेनम बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट हुए हैं जी, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है इनका इकोनॉमिक्स के अंदर। इन्होंने एक थ्योरी दी है इस चीज के ऊपर, इग्नोरेंस के ऊपर। क्या है उस थ्योरी के अंदर, समझिएगा इसको ध्यान से। आपका जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब, तो क्या होता है, आप लोग समझते हैं जब भी युद्ध की सिचुएशंस होती हैं किसी भी कंट्रीज के अंदर, तो क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। मतलब कि आर्थिक रूप से हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, पैसों के सोर्सेस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है हमारे पास। तो ऐसे हालातों में इनके सामने एक प्रॉब्लम ये थी कि आपकी लोगों को अवेयर कैसे किया जाए किस चीज को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी किस चीज के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। बट अभी मैंने अभी आपको बताया ताजा क्या कि बहुत उसी टाइम करंटली रिसेंट में ही क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। तो इन्होंने जो बुक लिखी अपनी, उस बुक का प्राइस बहुत कम रखा इन्होंने। जैसे आपके यहाँ पर इंडियन रुपीज चलता है, उनकी कंट्री में शिलिंग करेंसी चला करती थी जी, ठीक है, शिलिंग एक करेंसी का नाम है जी आपका। उन्होंने उस टाइम भले जमाने में उसकी कीमत रखी थी 10 शिलिंग, ठीक है। अगर मैं आज ही का एग्जांपल के साथ रिलेट करूं इस चीज को, आज आप मार्केट में इकोनॉमिक्स की बुक लेने जाते हैं, सपोज करो वो बुक आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की। अब सचिन जी बताइएगा, आपको क्या लगता है 30 रुपए में जो बुक मिल रही है उसकी क्वालिटी क्या होगी उस बुक की, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम इनके साथ हुई। इन्होंने तो प्राइस इसलिए डाउन रखा था क्या कि लोगों के पास पैसा नहीं है, वो बहुत इजीली परचेज कर सके उसको। लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आई कि वो बुक इनकी बिकी नहीं। क्यों नहीं बिकी, उसके पीछे एक रीजन था।
उस रीजन को देखने के लिए भेनम साहब गए मार्केट में भी, आखिर क्या रीजन है कि बुक बिक नहीं रही है मार्केट में मेरी। तो उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उस बुक को परचेज नहीं कर रहे थे कि क्योंकि वो बुक जो थी वो बहुत ज्यादा सस्ती थी। जो भी लोग लेने आते थे उनकी वर्डिंग एक ही होती थी, क्या भैया इतनी सस्ती बुक नहीं चाहिए, कोई अच्छी सी बुक दीजिए हमें। तो वहां पर भेनम साहब ने क्या किया, मार्केट के अंदर जितनी भी बुक्स थी उन सभी की सभी बुक्स को क्या किया जी, वापस मंगवा लिया। कहाँ वापस मंगवाया, अपने गोडाउन में रखवाया उस चीज को। अपने एडिटर को बुलाया, एडिटर को बुलाकर उन्होंने एक बात बोली, क्या एडिटर को बुलाया, एडिटर को बुलाकर उन्होंने एक बात बोली, क्या जैसे मैं एग्जांपल में समझाऊं, ये बुक है आपकी इकोनॉमिक्स की। उस टाइम उनकी जो बुक थी उस बुक के इसी पेज के ऊपर उन्होंने क्या किया होता, अपना प्राइस लिखा हुआ था। अभी तो यहाँ पर देखो ब्लैंक है, उन्होंने यहीं पर इसका प्राइस मेंशन किया था। एडिटर को बोला इस फ्रंट पेज को अलग कर दीजिए। तो क्या करना है, इस फ्रंट पेज की जगह एक नया पेज लगाइए और इस प्राइस को क्या कर दीजिए आप, 4 गुना कर दीजिए। इस प्राइस को 4 गुना करने का मतलब क्या था, यहाँ पर अभी ये बुक कितने की आपकी 30 की, वो बुक आपकी कर दी गई 120 रुपए की जी। जैसे ही उन्होंने उस बुक का प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मार्केट में उनकी बुक की इतनी डिमांड हुई कि उनके जो उनका एडिशन था उसका 1.5 गुना एडिशन उन्होंने क्या किया, और प्रिंट करवाया और मार्केट में उसको सर्कुलेट किया। जब इतना पॉपुलैरिटी मिली उनको उस बुक को, तो हुआ क्या जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। सभी जितने भी वहां पे एडिटर्स थे वो सब बैठे थे वहां पर, जितने भी थे वहां पर एडिटर जितने भी वहां बैठे थे उन सब ने क्या किया, एक इंटरव्यू रखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जी। वहां पर उन्होंने बेनम साहब से कुछ क्वेश्चनिंग करी कि बेनम साहब आपकी बुक कितनी फेमस हो चुकी है मार्केट में, आप कैसा फील कर रहे हैं। तो बेनम साहब ने बोला कि आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अभी जो छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई, एज इट इज ये स्टोरी बेनम साहब ने क्या किया, वहां पर जितने भी रिपोर्टर्स बैठे थे उन सभी को सुनाई। अब जैसे हल्का हल्का आप मुस्कुरा रहे हैं, वैसे हल्का हल्का वो सारे के सारे रिपोर्टर भी मुस्कुरा रहे थे। तो वहां पर बेनम साहब ने पूछा, क्या अब आप मुझे बताइए कि आपने इस चीज से क्या सीखा। वहां पर उन्होंने एक बात बोली, क्या कि जो लोग हैं वो अपनी नॉलेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या एक भ्रम में जी रहे हैं, क्या ज्ञानता में जी रहे हैं, क्या उनकी सोच ये है क्या कि चीज अगर सस्ती है तो वो चीज घटिया होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस आपकी नजर की, आपकी मेंटलिटी की मैं बात करता हूं, आप सोचते हैं कि प्राइस ज्यादा है तो वो चीज बहुत अच्छी है, प्राइस उसका कम है तो वो चीज अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने कहावत सुनी होगी, हर चमकती चीज सोना नहीं है जनाब आपकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज महंगी है तभी वो अच्छी होगी, कई बार सस्ती चीजें होती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने एक टर्म बना के इस अंदर डाल दी, एक थ्योरी इन्होंने यहाँ पर समझाई हमें, क्या कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, हम उसको ज्यादा परचेज करते हैं क्योंकि हम उसको अच्छा समझते हैं। और जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है मार्केट में, हम उसको घटिया समझकर खरीदना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लो ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है। दैट्स इट। भविष्य में कीमतों में कमी या वृद्धि की आशा, एक्सेप्टेशन ऑफ प्राइस और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। देखो कई बार क्या होता है, कस्टमर की ना जो एक्सेप्टेशंस है ना, वो भी क्या करती हैं, लो ऑफ डिमांड को फेल करने में थोड़ा रोल निभाती हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं ये चीज आपको। देखो आपने सुना होगा कुछ लोग ना कमोडिटी मार्केट में डीलिंग करते हैं। कमोडिटी मार्केट मतलब जी, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो गोल्ड के अंदर बिजनेस करते हैं, कुछ सिल्वर में करते हैं, कुछ शेयर्स आपने सुना होगा। तो मैं अपना एग्जांपल रखता हूँ यहाँ पर, मैं गोल्ड के अंदर बिजनेस करता हूँ जी। कहने का मतलब मैं गोल्ड खरीदता हूँ और आगे उसको सेल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया जी, पिछले कुछ दिनों के प्राइस को मैंने टारगेट किया जी यहाँ पर, ठीक है। आज से अगर मैं 3 दिन पहले की बात करूँ, जो गोल्ड का प्राइस था वो था जी आपका 29,000, ठीक है। अगले दिन जो गोल्ड का प्राइस था वो हो गया जी 29,200। अगले दिन गोल्ड का प्राइस हुआ जी 29,450। क्या लगता है, सोना महंगा हो रहा है कि सस्ता हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस एग्जांपल को टारगेट करें, डे टू डे क्या होता जा रहा है, प्राइस इंक्रीज होता था गोल्ड का। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी क्या कि गोल्ड का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक उम्मीद है क्या कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, आज मैंने 40 ग्राम गोल्ड खरीद लिया, 4 तोले सोना मैंने खरीद लिया जी यहाँ पर। क्या, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है क्या आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर इसका प्राइस अप और जाएगा। मेरी उम्मीद है क्या कि आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है वो 31,000 के अराउंड में जाएगा। तब मैं क्या करूंगा, इस गोल्ड को सेल कर दूंगा मार्केट में और एक अच्छा खासा मार्जिन कमाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ सकता है तो प्रेजेंट में उस प्राइस के बढ़ने पर भी आप उसको परचेज करते हैं। क्यों परचेज करते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है क्या आने वाले टाइम में मैं इसको और महंगा बेचकर क्या करूंगा, अच्छा खासा मार्जिन कमाऊंगा। और इसी का मैं अपोजिट कर दूं
क्या होता है, कई बार ऐसा होता है डे टू डे प्राइस डिक्रीज और होता है किसी भी चीज का, फिर भी हम उसको परचेज नहीं करते। क्यों? हमारी जो मेंटेलिटी है वो ये होती है क्या, कि आने वाले टाइम में ये और सस्ता होगा। कैसे? एक लाइव अभी का एग्जांपल देता हूं मैं इस चीज के ऊपर आपको। आपने देखा होगा प्याज का जो प्राइस था वो 150 रुपए किलो के आसपास चला गया था जी। ठीक है, वो प्राइस क्या हो रहा है, डेली डाउन हो रहा है। वो 120 हुआ जी, वो 100 हुआ, वो 90 हुआ। क्या आपने देखा किसी ने भी ये 90 रुपए जब कीमत थी, कोई घर पे प्याज का कट्टा उठा के आया हो? नहीं जी। क्यों? लोगों की सोच क्या थी, अभी ये और सस्ता होगा, तो प्राइस डाउन होने पर भी हम उसको परचेज नहीं करते। तो यहां पे क्या होता है, लो डिमांड हमारा फेल होता है। ये पॉइंट है जी आपका। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा, पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, वस्तु की पूर्ति कम होने की संभावना। क्या है इसके अंदर? देखो कई बार कस्टमर के माइंड में एक चीज चल रही थी क्या, कि फ्यूचर में पर्टिकुलर इस चीज की जो सप्लाई है मार्केट में वो कम हो जाएगी या होगी ही नहीं। कैसे? समझिए इस चीज को ध्यान से। पहले तो ये सप्लाई का मीनिंग समझिए थोड़ा सा, क्या होता है सप्लाई आपका। देखो जैसे आपने डिमांड के बारे में पढ़ा था, डिमांड कौन करता है? कस्टमर करता है। क्या था डिमांड? एक सीधी सी भाषा में, बड़ी छोटी सी बात में कहो तो, मार्केट में अगर आप जो चीजें परचेज करते हैं, ठीक है, मतलब खरीदने वाला क्या करता है, डिमांड करता है। कौन होता है? कस्टमर होता है। ऐसे ही सोचो, अगर सारे मार्केट में खरीदने वाले हो जाए, कोई बेचने वाला हो ही ना, तो क्या कोई डिमांड का मतलब रह जाएगा वहां पर? नहीं। तो जैसे कस्टमर डिमांड करता है, ऐसे ही जो चीजों को बेचने वाला होता है, वो जो उनको बेचता है मार्केट में, उस टर्म को सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई कौन करता है? जो शॉपकीपर होता है, जो प्रोडक्ट को बेचने वाला होता है, वो सप्लायर कहलाता है। जो चीजें वो बेचता है वो सप्लाई कहलाती है मार्केट में। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, कस्टमर के माइंड में ये चीज चल रही है क्या, कि हो सकता है उसको फ्यूचर में जाकर उस प्रोडक्ट की सप्लाई मिले ही ना, तो भले ही आज वो चीज महंगी मिल रही है, उसको कैसे ना कैसे खरीद लो। लो डिमांड फेल हो जाता है वहां पर हमारा। कैसे? अभी मैं करंट का एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे ही लॉकडाउन के बारे में अनाउंसमेंट हुई थी कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा 21 दिन के लिए, तो ऐसे हालातों में क्या किया मार्केट में लोग, अगर आप गए हो तो आपको पता भी होगा बड़े अच्छे से, नहीं गए तो आपके पेरेंट्स से आप पूछिएगा जो गए थे। वहां पर हुआ क्या था, सब्जी मंडी में आप देखिएगा जाकर, इतना रश हो गया था, और वहां पर ये हालात हो गए थे कि 20 रुपए वाली सब्जी जो है मार्केट में 30 या 35 रुपए किलो, अप्रोक्सीमेटली डबल रेट पे वो बेची जा रही थी। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे थे, उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक ही चीज चल रही थी, क्या आज हमें ये 30, 35, 40 में मिल तो रही है, आने वाले दिनों में क्या पता ये चीज हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ठीक है, उनके माइंड में एक पॉसिबिलिटी चल रही थी, क्या एक चिंता थी उनके दिमाग में, क्या कि आने वाले टाइम में हमें ये चीज मिलेगी ही नहीं मार्केट में, इसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे हालातों में क्या होता है, लो डिमांड हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कहने का मतलब लोग चीजों को कैसे ना कैसे बस खरीदना पसंद करते हैं, भले ही वो चीज उनको महंगी ही क्यों ना मिले। दैट्स इट। देखिए जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा गिफ्ट गुड्स। क्या है जी ये गिफ्ट गुड्स? सबसे पहले तो एक टर्म समझिएगा, गिफ्ट गुड्स क्यों कहा जाता है इन्हें? इन्हें गिफ्ट गुड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन गुड्स को जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे सबसे पहले पर्सन, वो थे जी सर रॉबर्ट गिफिन। स्कॉटिश कॉलोनिस्ट थे जी आपके, फॉरनर थे जी आपके, इंडियन नहीं थे। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी है जी हमें, उस थ्योरी को मैंने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं आपको क्या है थ्योरी इनकी, उसका थोड़ा एक सिंपल वर्जन में आपको समझा रहा हूँ क्या है। ये थ्योरी है जी इनकी ब्रेड और मीट के ऊपर। एक तरफ है जी ब्रेड और एक तरफ है मीट। क्या है इस थ्योरी के अंदर? गिफिन साहब ने क्या किया, एक फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स को टारगेट किया। ठीक है, समझिए ध्यान से, उसके बाद इसका मीनिंग आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्या किया इन्होंने, बोले जी मैंने एक फैक्ट्री को टारगेट किया, वहां पर फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करते थे, डेली वेज उनको दे दिया जाता था, मतलब जो उनकी मजदूरी थी साथों हाथ उन्हें भुगतान कर दिया जाता था उसका शाम को। ठीक है, तो वहां पर क्या किया, बोले जी जो 7 डेज होते हैं हमारे वीक के, हमने सातों के सातों दिन उन वर्कर्स को टारगेट किया। उनको से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे डेली। क्या बोला उन्होंने, बोले डेली उन वर्कर्स को क्या होता था जी, 15 रुपए उनको वेजेस दिया जाता था। डेली की जो उनकी दिहाड़ी लगा सकते हैं आप, कुछ भी आप बोलिए, वो कितना था जी, 15 रुपए। अब क्या करते थे वो डेली, बोले जी वो ब्रेड लिया करते थे। वर्कर्स हैं, भूख लगी है, खाना तो खाएंगे वो, तो डेली वो जो ब्रेड लेते थे, ब्रेड का जो प्राइस वो डेली पे करते थे वो था जी 10 रुपीज। डेली वेजेस उन्हें कितना मिलता था, 15 रुपए। ब्रेड कितना लेते थे वो, 10 रुपए का। तो डेली क्या होता था जी, 10 रुपए ब्रेड पे खर्च करते थे। बट यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्विस्ट उन्होंने दिया जी, बोले क्या, सिर्फ 6 ही दिन वो ब्रेड खाते थे, और 7वें दिन क्या करते थे, 7वें दिन वो ब्रेड नहीं खाते थे, 7वें दिन वो मीट खाते थे जी। मीट खाते थे 7वें दिन, 7वें दिन वो मीट खाते थे जी।
मीट खाते थे जी। कैसे, समझिए उसको ध्यान से। मीट की जो उनकी प्लेट आती थी वो आती थी जी 45 रुपीज की। अब क्या करते थे, डेली वो कुछ पैसा बचाते थे। फर्स्ट डे उन्होंने 5 रुपीज बचाया, सेकेंड डे 5, ऐसे वो डेली क्या करते थे, अपना 5 रुपीज सेव करते थे। अब ऐसे करते करते पूरे के पूरे 6 दिनों के अंदर वो 30 रुपये सेव कर लेते थे। 30 रुपीज क्या हो जाती थी, उनकी सेविंग हो जाती थी। और 7वें दिन का जो उनका रेमुनेशन होता था वो कितना था जी, 15 रुपीज। तो 45 रुपीज उनके पास होते थे। और संडे वाले दिन जाके वो क्या करते थे, अपने पार्टी करते थे, मीट खाते थे अच्छा खासा। हुआ क्या जी, ये ब्रेड का जो प्राइस है ये इंक्रीज होकर हो गया कितना, 12। पहले जो ब्रेड 10 का मिलता था, अब वो ब्रेड मिलता है उनको कितने का, 12 का। अब वो डेली कितना सेव करते हैं बताइए जरा मुझे। अब सिर्फ 3 रुपए ही वो सेव कर पा रहे हैं। अगर वो डेली का 3 रुपए ही सेव कर पा रहे हैं तो 6 दिनों के अंदर उन्होंने कितना बचाया, 6 दिनों के अंदर बचाया जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितना, 18 रुपए जी। और जो 7वें दिन का उनका वेजिस था कितना, 15 रुपए। टोटल कितना हो गया उनके पास, 33। बट मीट की प्लेट कितने की आएगी, 45 रुपीज की। तो मजबूरी में 7वें दिन में उनको क्या करना पड़ता था जी, ब्रेड ही खाना पड़ता था। मजबूरी में वो मीट नहीं खा सकते थे। इस एग्जाम्पल से उन्होंने क्या समझाया हमारे को, गिफिन गुड्स है क्या। गिफिन गुड्स का मतलब होता है कुछ घटिया क्वालिटी की चीजें। घटिया क्वालिटी क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, समझिए उस चीज को ध्यान से। मतलब कि जो कंपैरिजन में घटिया हो गया, यहाँ पर कंपैरिजन में घटिया होने का मतलब क्या है, देखो एक तरफ मीट है, एक तरफ ब्रेड है। अब दोनों को आप कंपेयर करो, दोनों में से ज्यादा सुपीरियर कौन सा, ज्यादा लग्जरी आइटम कौन सी दिख रही है आपको, जाहिर सी बात है मीट दिख रहा है जी, ब्रेड में इतना लग्जरी नहीं दिख रहा, तो ब्रेड को यहाँ पर गिफिन बोला जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं कहूँ एक तरफ मैंने देसी घी रख दिया आपके सामने, एक तरफ मैंने डालडा रख दिया, अब आप बताओ मुझे दोनों में से क्या है, गिफिन कौन सा बनेगा। ऑब्वियस सी बात है गिफिन तो डालडा ही बनेगा जी हमारा। तो होता क्या है, गिफिन गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं, सर रॉबर्ट गिफिन ने जो चीज समझाई है हमें, ऐसी गुड्स हैं जिनका प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, और प्राइस कम होने पर इनकी डिमांड क्या होती है जी, कम हो जाती है। सोचो अगर ये ब्रेड का प्राइस 10 से कम होगा, क्या हो जाए 6, 7, 8 कुछ भी हो जाए, तो अब उनके पास ज्यादा सेविंग होगी। अब क्या करेंगे, हफ्ते में वो 2 दिन मीट खाएंगे, फिर ब्रेड की जो कंजम्पशन है वो और कम हो जाएगी उनकी। और जैसे ही ब्रेड का प्राइस बढ़ा, उनकी कंजम्पशन क्या हुई, ब्रेड की भी बढ़ गई। ये पॉइंट था जी आपका गिफिन गुड्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मांग एवं मांगी गई मात्रा क्या होती है जी, समझिए इसको ध्यान से। आपने मेरे साथ एक शेड्यूल स्टडी किया था जिसे आपने डिमांड शेड्यूल का नाम दिया था। क्या था इसके अंदर, जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। अब होता क्या है, मार्केट के अंदर इन डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, यहाँ पर देखिए प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस हो रहे हैं। इन डिफरेंट प्राइसेस पे उस प्रोडक्ट की जितनी डिफरेंट क्वांटिटीज क्या की जा रही है, परचेज की जा रही है, ये पूरी की पूरी टेबल किसको शो करती है, डिमांड को शो करती है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्राइस को आप टारगेट कर देते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्राइस उठा लिया, कितना है जी प्राइस, वो हमारा 2। इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर डिमांड क्या है मार्केट में, डिमांड है जी कितनी, 4 यूनिट्स के। तो इसे कहा जाता है क्या, क्वांटिटी डिमांडेड। सीधी सी भाषा में कहूं तो डिमांड क्या होती है, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जितने डिफरेंट आइटम क्या की जा रही है मार्केट में, परचेज की जा रही है, जितनी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है, वो सब की सब किसको डिनोट कर रही है, आपके डिमांड को डिनोट कर रही है। पूरा शेड्यूल आपका डिमांड कहला रहा है यहाँ पर। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर प्राइस को टारगेट कर देंगे, उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितने यूनिट परचेज किए जा रहे हैं, कितने यूनिट खरीदे जा रहे हैं मार्केट में, वो क्या कहलाएगी, आपकी क्वांटिटी डिमांड कहलाएगी। जैसे एक और पॉइंट है समझे इसमें, अगर हम पर्टिकुलर 4 को टारगेट कर दें, यहाँ पर प्राइस कितना है 4, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। प्राइस हो जाएगा 4, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी हमारी, 2। क्लियर हुआ कंटेंट आपको। अब समझते हैं अगला पॉइंट जी हमारा। देखो जी आगे हमें समझाने जा रहे हैं क्या, बोले जी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। देखो ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है आपका, ये किस वजह से होता है, ये प्राइस की वजह से होता है। और जो चेंज इन डिमांड है आपका, ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। सीधी सी भाषा में कहूँ तो अगर प्राइस में चेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। ठीक है, और अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी चेंज इन डिमांड कहलाएगा आपका। अब प्राइस की वजह से जो भी चेंज होता है उसे नाम दिया जाता है क्या, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, मांग वक्र पर संचलन। और दूसरी तरफ अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज होता है उसे नाम दिया जाता है क्या, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मांग वक्र का खिसकाव। अब ये मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है, इस टर्म को समझिए बड़े अच्छे से। पहले मैं आपको टर्म समझाता हूँ कि ये मूवमेंट क्या होता है जी हमारा। देखो एक फ्रेशनर है ये मेरे पास, ठीक है। देखो मूवमेंट का मतलब होता है आप अपनी उसी जगह पर रहते हुए अपने डायरेक्शन को आप चेंज कर लें। देखो अभी इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है, अपवर्ड है।
मैं क्या करूं, इसका प्लेस यही रखूं, अगर मैं इसके डायरेक्शन को चेंज कर दूं, अब इसका फेस कहाँ हो गया, इस तरफ हो गया जी आपका, ये चीज कहलाती है आपकी मूवमेंट हो जाना। आप बैठे हो तो आप इस तरफ फेस करके बैठे हो, मैंने आपको बोला अपनी जगह से घूम जाइए, अपना फेस दूसरी अपोजिट तरफ कर लीजिए, ये चीज मूवमेंट कहलाती है आपकी। और दूसरी तरफ शिफ्ट क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर जगह पर हो, ठीक है, अभी आप यहां पर हो, सपोज करो ये पेपर वेट हमारा ये इस जगह पर है अभी, अगर मैं इसको उठाकर यहां ले आऊं तो ये होता है शिफ्ट हो जाना। कहते हैं ना आपकी क्लास में आप दो जने बैठे हो तो इतने तीसरा आता है, बोला थोड़ा सा सरकी हो, मैंने भी बैठना है, तो आपने अपनी जगह को छोड़ दिया, आप जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए, वो चीज कहलाती है आपकी शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मूवमेंट प्राइस की वजह से हो रहा है और शिफ्ट किस वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। मूवमेंट के भी टू पार्ट्स हैं आपके, कौन कौन से, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और ऐसे ही आपकी शिफ्ट के भी टू पार्ट्स बन जाते हैं, कौन से, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट है, विस्तार और संकुचन का जो पार्ट है, वो किसके अंडर में आता है, मांग वक्र का संचलन, जो मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व है। और दूसरी तरफ इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ये दोनों किसके अंडर आएंगे जी, आपके शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंडर आएंगे जी आपके। होगा क्या, एक्सटेंशन कब होगा, जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। और उसकी डिमांड श्रिंक कब होगी, कॉन्ट्रैक्ट कब होगी वो डिमांड आपकी, जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज की बात की गई है, क्या यहां पर क्या होगा, जब अदर फैक्टर्स की वजह से क्या होता है आपका, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। आगे इनको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। चलिए जी, मांग पर संचलन के जो टू पार्ट्स हैं हमारे, कौन कौन से, मांग का विस्तार और संकुचन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट पॉइंट उससे हम कवर कर रहे हैं अपना, क्या जी, ये जो मांग का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, क्या है आपका, मार्केट में कोई प्रोडक्ट हमारा सेल होता था जी 5 रुपीज का, क्या है जी, यहाँ पर प्राइस 5 है, डिमांड थी उसकी 1, उसका प्राइस डाउन होकर कितना हो गया जी 1, डिमांड इंक्रीज होकर कितनी होगी 5। जब होता क्या है, प्राइस के कम होने की वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो उसे नाम दिया जाता है क्या, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मतलब मांग का क्या हो गया, यहाँ पर विस्तार हो गया जी आपका। डायग्राम कैसे सेट होगा इसका देखिएगा ध्यान से, प्राइस 5 है, डिमांड कितनी है 1, दोनों पॉइंट्स को क्या करना है जी, आपको टारगेट करना है, बुला दीजिए। क्या हुआ जी, यहाँ पर प्राइस 5 है, डिमांड 1 है हमारी, प्राइस 1 हो गया, डिमांड कितनी होगी जी 5। करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है, स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट्स मिला देंगे जी यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, अब समझिएगा बड़े ध्यान से इस चीज को। देखो प्राइस 5 से 1 हो रहा है हमारा, पहले प्राइस 5 था, अब कितना हो गया 1, एक एरो लगाना है यहाँ पर आपको। और हुआ क्या, डिमांड पहले 1 थी, अब कितनी होगी 5, डिमांड 1 से होगी 5, एरो बाहर की तरफ। यहाँ पर करना क्या है, एक एरो लगा देना है यहाँ पर आपको, पैरेलल में नीचे की तरफ जा रहा है, ये विस्तार हो गया जी हमारा। ठीक है, अब इसी का जो सेकंड टर्म है हमारे पास, क्या, मांग का संकुचन। इसमें क्या होगा, प्राइस पहले 1 था, डिमांड कितनी थी 5, प्राइस इंक्रीज होकर हो गया 5, डिमांड कितनी होगी 1। समझिएगा ध्यान से, प्राइस 1 था, डिमांड कितनी थी 5, प्राइस 5 हो गया, डिमांड कितनी होगी 1। देखो प्राइस 1 से 5 हो रहा है आपका, 1 से 5 हो रहा है, एरो ऊपर की तरफ, डिमांड 5 से 1, 5 से 1 अंदर की तरफ। मिला देंगे जी दोनों पॉइंट को अच्छे से। करना क्या, उसके बाद एरो ऊपर की तरफ, ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, ये चीज आपकी कहलाएगी जी संकुचन। संकुचन मतलब श्रिंक हो जाना, किसी चीज का कमी आ जाना किसी चीज पे। होता कि अगर हम कॉटन का सूट लेके आते हैं, गर्ल्स के लिए पता होगा ये चीज इनको बड़े अच्छे से, तो टेलर या बुटीक पे जहां भी जाते हैं तो आपको एक ही बात कहता है, पहले इसको धो के आइए, क्यों, ये कपड़ा श्रिंक होगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना किसी चीज का, कमी आ जाना किसी चीज में, वो क्या कहलाती है आपकी, कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है आपकी। ठीक है, और बढ़ जाना क्या कहलाता है आपका, विस्तार कहलाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड का बढ़ जाना क्या कहलाएगा आपका, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाएगा। और प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड का कम हो जाना क्या कहलाएगा आपका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, इस एरो का मेन रोल है यहाँ पर, अगर हम इस एरो को हटा दें तो डायग्राम बिल्कुल सेम लगेंगे आपको। ठीक है, तो ये एरोस का बहुत ध्यान रखना आपको, अगर आपने एरो नहीं लगाया एग्जाम में ये टॉपिक गलत हो जाएगा जी आपका। ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए जी, नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे मांग वक्र का खिसकाव, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। टू पार्ट्स बन जाएंगे इसके भी, कौन कौन से, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। देखो ये जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा, इसके अंदर 2 केस बनेंगे जी आपके, एक होगा जी आपका केस 1 और एक होगा आपका केस 2। यहां पर हम अभी समझेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, केस 1, केस 2 आपको बाद में समझाया जाएगा। तो क्या है, इसको डायरेक्ट भी कहा जाता है, केस 1 को हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, और केस 2 को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट कहा जाता है जी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ जिक्र कर रहे हैं केस 1 का, डायरेक्ट मेथड का। क्या है, समझिए इसको ध्यान से।
टर्म है जी हमारी इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। करना क्या है, बोले जी प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए, प्राइस में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे जी हम, ड्यू टू अदर फैक्टर्स जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है क्या, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। कैसे, एक एग्जांपल से शेयर करता हूं मैं ये चीज आपके साथ। सिरसा में मेरे कजन की मैरिज थी जी, ठीक है। अपना एक ट्रेंड है जी, हम जब भी किसी के घर नॉर्मली भी जाए, शादी पे तो खास बात हो ही जाती है, नॉर्मली भी जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते, तो शादी पे हम गए तो मैं उनके लिए मिठाई ले गया यहाँ से कलाकंद, ठीक है, और साथ में थी काजू कतली। 2 डब्बे में यहाँ से मिठाई लेके गया जी जाती पर, मिठाई लेके गया जी जाती पर। अब वहां गए, बैठे थोड़ी देर, उन्होंने वो मिठाई टेस्ट करी, बोले जी मिठाई बहुत अच्छी है, कौन लेकर आया ये मिठाई। तो देखा उस पर फतेहाबाद का नाम था, तो बोले हिमांशु तू लेके आया मिठाई। मैंने कहा जी लाया तो हूँ मैं। बोले जी आपा बाकी काम तो बाद में करेंगे, तू मेरे साथ वापस चले एक बार फतेहाबाद। फतेहाबाद हम आए थाराम के पास, उन्होंने यहाँ पे आकर मिठाई टेस्ट करी, उनको मिठाई बहुत पसंद आई, और भी उन्होंने बहुत सी आइटम ली, तो यहाँ से हम 60-70 डब्बे यहाँ से हम लेके गए वापसी सिरसा। अब मुझे बताइएगा, क्या हमारे 60 डब्बे लेने से थारा राम ने हमें प्राइस कम कर दिया यहाँ पर? नहीं, उन्होंने तो बोला चाहे आप 60 लो जी, चाहे आप 600 डब्बे लो, हमारा प्राइस वह रहेगा जी आपका। बट हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने, सिरसा वालों ने इस मिठाई को टेस्ट किया, उनका टेस्ट चेंज हो गया। उन्होंने ऐसी मिठाई पहले खाई नहीं थी, तो हुआ क्या, यहाँ पर एक अदर फैक्टर मेंशन हो रहा है क्या, जो हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसके अंदर चेंज आ गया जी हमारा, तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर आपका ज्यादा डिमांड कर लीजिए आपकी। इसको छोटे से टेबल से हम समझे इस चीज को, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस था 5, उसकी डिमांड थी 5, प्राइस में कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, प्राइस उतना ही है हमारा, अदर फैक्टर्स की वजह से जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि कहते हैं। अब डायग्राम कैसे सेट हो जाएगा उसको देखिए ध्यान से। प्राइस 5 है जी, डिमांड कितनी है हमारी 5, ठीक है, एक पॉइंट हमें मिल गया जी। प्राइस 5 ही रहे, डिमांड 6 हो जाए, प्राइस 5 ही है, डिमांड कितनी होगी हमारी 6 होगी, इसको डॉटेड दिखाना है जी आपको। 2 पॉइंट हो गए, ये नॉर्मल डिमांड है हमारी, और ये क्या बन जाएगी, ये नई डिमांड बन जाएगी जी हमारी D1, एरो बाहर की तरफ दिखा देना है, ये कहलाएगा जी आपका मांग में वृद्धि। दैट्स इट। अगली टर्म है जी हमारी मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर होता क्या है, प्राइस के सेम रहते हुए जब आपकी डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से कम हो जाएगी तो इसे नाम दिया जाता है क्या, डिक्रीज इन डिमांड। इसको फिर एक एग्जांपल से समझते हैं हम। हिसार के अंदर एक जानी मानी स्वीट की शॉप है, देखो नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, बहुत सा सीक्रेसी मैटर रहता है हर किसी का अपना। तो हुआ क्या जी, उसका कि ये रियलिटी का मैटर है, काफी दिनों चर्चा में रही थी वो दुकान आपकी। तो हुआ क्या था, एक लड़की का बर्थडे था, सरदारों की लड़की थी, हिसार का लाइव किस्सा सुना रहा हूँ ये मैं आपको। तो हुआ क्या, उसका बर्थडे था तो उन्होंने अपने फादर साहब को बोला, बोला दार जी इंज करे जी, आंधी बार 10 समोसे ले आया जी। तो पंजाबी में थे तो उन्होंने बोला ऐसे उन्हें। तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी थी, शाम को फ्रेंड्स आनी थी, तो 10 समोसे मंगवा लिए। अब गर्ल्स की ना एक हैबिट होती है, कुछ भी खाती है ना तो अच्छा खासा उसका पोस्टमार्टम करके खाती है, अभी हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस है या नहीं है। तो वो क्या, उसकी एक फ्रेंड ने उस समोसे को थोड़ा सा ओपन कर दिया, अभी चेक करें आलू वाला है कि दाल वाला है। तो हुआ क्या, जैसे ही वो समोसा उन्होंने ओपन किया, उस समोसे में उसे कुछ अटपटी सी चीज दिखी। वो क्या थी, उन्होंने जैसे उसको उठा के देखा तो एक छोटी सी मरी हुई चुईया थी। तो ऐसे हालातों में आप देखिएगा 10 रुपए में आपको कितनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, वेज और नॉन वेज दोनों ही वहां पे अवेलेबल करवाया जा रहा है आपको। अब आपको पता लगे भाई यहाँ पर 10 में वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, आप तो बड़े शौक से समोसा खरीदेंगे वहां पर, हंसिए मत, ऐसा क्या होता है, नहीं खरीदेंगे आप। तो हुआ क्या, यहाँ पर वहां पर जैसे ही लोगों को पता लगा भाई यहाँ समोसे में मरी हुई चुईया निकली थी, तो लोगों ने क्या किया, वहां से सामान खरीदना बंद कर दिया। वो समोसा पहले भी 10 का बेचा जाता था, समोसा अब भी 10 का बेचा जा रहा है, बट जिसको पता लग गया अब उसने वहां से समोसा खरीदना बंद कर दिया आपका। तो हुआ क्या, प्राइस में कोई छेड़खानी नहीं करी हमने, बट वो क्या, हमारी डिमांड क्या हो जाए, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाए। अब यहाँ पर वही चीज हुई थी, पहले 10 था, 1000 समोसे बिक जाते थे, अब 10 ये समोसे बिकते हैं सिर्फ 400 या 500। लोगों ने समोसा खरीदना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो प्राइस सेम रहते हुए जब अदर फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, डिक्रीज इन डिमांड। देखो जी प्राइस 5 है, डिमांड कितनी है 5, एक पॉइंट मिल गया जी हमें। प्राइस 5 ही रहे, डिमांड कम होकर कितनी हो गई 4, प्राइस 5 ही है, डिमांड कम होकर कितनी कर देंगे जी 4, एक डॉटेड लाइन आ जाएगी आपकी, एक नया पॉइंट मिल गया जी हमें। ये क्या है, नॉर्मल डिमांड है, और ये क्या बन जाएगी, नई डिमांड बन जाएगी। आपको ये चीज़ें स्केल से बनानी है, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी आपकी, एरो अंदर की तरफ। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स में जब भी इंक्रीज की बात की जाएगी तो एरो बाहर की तरफ जाएगा हमेशा, जब भी डिक्रीज की बात की जाएगी एरो अंदर की तरफ आएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर डिफरेंस, मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र का खिसकाव। देखिए क्या बनेगा इस डिफरेंस के अंदर। अगर हम बात करते हैं किसकी, संचलन की, मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है इसके अंदर जो भी आपका चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो प्राइस की वजह से होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जो भी आपके चेंजेस रहते हैं वो किस वजह से लेते हैं, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अन्य कारणों की वजह से वो सारे के सारे आपके यंत्र रहते हैं। अगले में क्या कहना चाहता है आपको, मूवमेंट भी जब भी हम बात की जाएगी तो मूवमेंट में होगा क्या, अदर जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको कांस्टेंट दिखा देंगे। और दूसरी तरफ शिफ्ट की अगर बात करता हूं, यहाँ पर प्राइस को क्या दिखा देंगे जी, कांस्टेंट दिखा देंगे। ठीक है, अब मूवमेंट के टू पार्ट्स बन जाएंगे, कौन कौन से, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। ऐसे ही हमारा जो शिफ्ट है, शिफ्ट इन डिमांड करो, इसके भी टू पार्ट्स आगे आएंगे, कौन कौन से, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। देखो जो आपका मूवमेंट है ये या तो अपवर्ड होगा या आपका डाउनवर्ड होगा। और दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट की बात करते हैं, ये आपका लेफ्टवर्ड होगा या ये आपका राइटवर्ड होगा। अब इन दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बड़े अच्छे से। देखो जी, समझना है हमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड के अंदर डिफरेंस। एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है वो ऐसे डिफरेंस ही पूछता है ज्यादातर आपसे। तो क्या पूछेगा आपसे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर। तो क्या लिखना है, पहला पॉइंट जो हम इसके अंदर बनेंगे क्या, अब ये जो हमारा एक्सटेंशन है किसका मेन पार्ट है, वो इसी बात है, ये मूवमेंट का मेन पार्ट है। तो क्या लिखना आपको, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, मांग वक्र पर संचलन का ये मुख्य भाग है। और जो आपका इंक्रीज इन डिमांड है ये किसका मेन पार्ट है, ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मेन पार्ट है आपका। ठीक है, मांग वक्र पर खिसकाव का एक मुख्य भाग है जी आपका। सेकंड पॉइंट, अब एक्सटेंशन किस वजह से होता है, अदर फैक्टर्स जब आपके कांस्टेंट होते हैं और प्राइस में जब आपकी कमी हो जाती है। तो क्या है यहाँ पर, कीमत में कमी होने के कारण होता है आपका, और यहाँ पर अदर फैक्टर्स क्या लेके चलेंगे आप, कांस्टेंट लेकर चलेंगे। और दूसरी तरफ जो आपका इंक्रीज है वो कैसे होता है, यहाँ पर आप प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं और अदर फैक्टर्स की वजह से ये चेंज होते हैं सारे के सारे आपके। ठीक है, पीछे जो मैंने आपको समझाया था डिटेल में इस चीज को, वहां पे ये चीज क्लियर हो गई थी अच्छे से। तो क्या लिखना है, इंक्रीज के अंदर आपको ड्यू टू अदर फैक्टर्स होगी ये चीज, और प्राइस हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। दोनों की टेबल डायग्राम समझते हैं बड़े ध्यान से, डायग्राम समझते हैं बड़े ध्यान से। देखो एक्सटेंशन की बात करें सबसे पहले, तो क्या किया जाएगा, प्राइस की वजह से ये हो रहा है एक्सटेंशन आपका। एक्सटेंशन में होता क्या आपका, प्राइस डाउन होता है, डिमांड बढ़ जाती है हमारी। टेबल से समझिए इस चीज को। देखो पहले प्राइस था 5, डिमांड कितनी थी 1, हमने क्या किया, प्राइस को डाउन कर दिया, 5 से डाउन होकर कितना हो गया हमारा प्राइस 1 हो गया जी। तो डिमांड इंक्रीज होकर कितनी हो गई 5। ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, एक्सटेंशन कहलाएगी। इसका डायग्राम समझिए बड़े ध्यान से कैसे बनाएंगे हम। देखो प्राइस था जी पहले हमारा 5, प्राइस है जी हमारा 5, डिमांड है हमारी 1। बना देंगे इस चीज को, अजम्पशन बेस बना रहा हूं, पॉइंट नहीं लगाया मैंने यहाँ पर, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, प्राइस क्या हुआ हमारा 1 हो गया, डिमांड कितनी होगी जी हमारी 5। हो जाएगा पॉइंट क्लियर। देखो ये 1 है, ये 5 है, दोनों पॉइंट मैंने लगा दिए यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए। हुआ क्या, प्राइस 5 से हुआ 1, बड़े ध्यान से समझो चीज को, 5 से 1 हो गया प्राइस हमारा, एरो नीचे की तरफ, और हमारी जो डिमांड है वो 1 से कितनी होगी 5, 1 से 5 होगी, एरो बाहर की तरफ। करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से मिला देना है। कैसे मिलाएंगे देखिए आप, फिर कर रहा हूं आपको स्केल का यूज करना आपको बड़े अच्छे से। ये दोनों पॉइंट्स हम क्या करेंगे, अच्छे से मिला देंगे, मिला दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को। उसके बाद क्या करना है जी आपको, एरो हमारा नीचे की तरफ, ये चीज क्या बन जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार बन जाएगा जी आपका। दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसकी, इंक्रीज की। अब इंक्रीज में क्या होगा, देखो प्राइस में कोई छेड़खानी नहीं करनी आपको, प्राइस हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे अपना। देखो प्राइस 5 था, डिमांड थी हमारी सपोज करो 5, प्राइस 5 ही रहे, आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो कैसे, देखो प्राइस 5 था, डिमांड कितनी थी जी हमारी 5, बनाइए इस पॉइंट को, 5 पे 5, प्राइस 5 ही रहे, डिमांड कितनी हो जाए आपकी 6 हो जाए। डॉटेड दिखाने है इस चीज को, कितनी होगी जी आपकी 6। एक दूसरा पॉइंट मिल गया, ये नॉर्मल डिमांड है, ये नई डिमांड है। ठीक है, D1 और ये D, एरो बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ छोटी सी आपको डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, क्या देखो प्राइस में कोई छेड़खानी नहीं है लेकिन डिमांड बढ़ रही है हमारी, तो क्या लिख देंगे, सेम प्राइस मोर डिमांड, समान कीमत अधिक मांग। ऑल्सो क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। समझाना चाह रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस, मांग का संकुचन और मांग में कमी। देखो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस वजह से होगा, किसका मेन पार्ट है, ऑब्वियसली बात है, ये क्या है, मेन पार्ट ऑफ द मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, मांग वक्र पर संचलन का क्या है जी, ये मुख्य भाग है जी हमारा। और दूसरी तरफ जो हमारा डिक्रीज इन डिमांड है, ये किसका मेन पार्ट है, ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मेन पार्ट है, मांग वक्र पर खिसकाव का क्या है जी, ये मुख्य भाग है आपका।
देखो वो कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ड्यू टू राइज इन प्राइस क्या होगा, कीमत में वृद्धि होने की वजह से, कीमत बढ़ जाने से क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा डिमांड का। और दूसरी जंक्शन जो लेकर चलेंगे अदर फैक्टर को हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट मानकर चलते हैं। और दूसरा डिक्रीज किस वजह से होता है, डिक्रीज होता है आपका ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइस को क्या लेंगे जी, कांस्टेंट मानकर चलेंगे। ठीक है, अब दोनों को टेबल डायग्राम से समझते हैं बड़े अच्छे से। देखो आपसे बात करते हैं किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या जी, आपका डिमांड अब आपकी कम होगी। डिमांड कम क्यों होगी, क्योंकि आपका प्राइस बढ़ जाएगा। यहाँ पर कैसे, देखो प्राइस 1 था किसी प्रोडक्ट का, डिमांड थी उसकी 5, हमने क्या किया, प्राइस इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आप प्राइस को इंक्रीज कर देंगे, डिमांड क्या हो जाएगी जी आपकी डाउन हो जाएगी। समझो इस चीज को कैसे बनाना है, हम इसको डायग्राम में देखो ध्यान से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं इसकी, यहाँ पर भी नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। देखो क्या किया अब हमने इसके अंदर, देखो प्राइस है 1, डिमांड कितनी है आपकी 5, प्राइस 1 है, डिमांड है जी आपकी 5। हमने क्या किया, प्राइस इंक्रीज कर दिया, प्राइस 5 हो गया, डिमांड कितनी होगी जी आपकी 1। एरो देखिए फटाफट से कैसे लगाने आपको, प्राइस 1 से 5 हो रहा है जी आपका, 1 से 5 एरो ऊपर की तरफ, डिमांड 5 से 1 हो रही है, 5 थी या 1 होगी, एरो अंदर की तरफ। क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को मिला देना। आप लोग क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, अब करना क्या है, एरो का मेन रोल है, तो एरो क्या होगा जी आपका ऊपर की तरफ, अपवर्ड हो जाएगा एरो आपका। ये क्या बन जाएगा आपका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगला में क्या देखना है, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज में क्या चीज आ जाएगी, देखो प्राइस 5 था, डिमांड 5 थी, प्राइस सेम रहे लेकिन डिमांड क्या हो जाएगी हमारी डाउन हो जाए। प्राइस 5 था, डिमांड कितनी थी जी हमारी 5, बना दीजिए इस चीज को, प्राइस 5 ही रहे, डिमांड कम होकर कितनी हो जाए आपकी 4 हो जाएगी। पहले वाली डिमांड थी, ये नई डिमांड है, बना दीजिए इसको, ये नॉर्मल डिमांड है हमारी, ये क्या है जी, ये न्यू डिमांड है D1, एरो अंदर की तरफ। डिस्क्रिप्शन बना देंगे छोटी सी, क्या, सेम प्राइस एंड लेस डिमांड, समान कीमत कम मांग, दैट्स द पॉइंट। देखो जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सामान्य वस्तुएं जो नॉर्मल गुड्स है हमारी, क्या होती है नॉर्मल, जो हम रूटीन में यूज करते हैं। ठीक है, खाने पीने की आइटम्स है, बेवरेजेस हैं, नोटबुक है, कॉपी पेन, जो भी आप यूज करते हैं वो सब क्या आपकी नॉर्मल गुड्स होती है आपकी। क्या होता है यहाँ पर रिलेशनशिप आपको दिखानी है, क्या इनकम के साथ हमने रिलेट करना है इस चीज को। तो क्या होगा, जैसे ही किसी कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इनकम जैसे ही क्या होगी, कम होगी, डिमांड भी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक सकारात्मक संबंध पाया जाएगा। कैसे, समझो इसको ध्यान से। नॉर्मल आपकी इनकम का लेवल ये था, डिमांड इतनी थी जी आपकी, ये जी आपकी, क्यों, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ भी हमने नाम दे दिया इसको वाई। इनकम आपकी बढ़ गई, देखो क्या नाम दिया इसको, वाई बार। इनकम बढ़ी, साथ ही साथ हमारी डिमांड भी क्या हो गई जी, बढ़ गई, क्यों, वन। दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है जी हमारा क्या, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या थी, याद करो, सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा दी गई थी ये चीज हमें। अगर आपको ध्यान हो, हमने इस पे एग्जांपल रहा था मीट और ब्रेड का। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस चीज को। गिफिन गुड्स को रेट करना है किस चीज के साथ, प्राइस के साथ, सॉरी। तो क्या करना है यहाँ पर, ये नॉर्मल प्राइस है जी हमारा, ये क्या है जी डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसकी, गिफिन गुड्स की, क्यों, वन। कैसा रिलेशनशिप बन जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट जो समझाया था आपको, जैसे ही क्या हुआ था, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए थे तो वहां पर जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने मीट की जगह पर ब्रेड के कंजम्पशन को और बढ़ा दिया था। ठीक है, और इसी में एक लास्ट पॉइंट जो आपको देखना है वो है जी आपका क्या, इंफीरियर गुड्स। क्या होती है इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स को हम रिलेट करके चलते हैं किस चीज के साथ, इनकम के साथ। समझिए इस चीज को ध्यान से, इनकम जैसे ही बढ़ेगी इनकी डिमांड क्या है वो कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। कहां पर, इंफीरियर। इंफीरियर गुड्स होती है जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है, जैसे सेपरेटा दूध होता है आपका। ठीक है, जैसे दूध में बहुत ज्यादा जब पानी मिला दिया जाता है वो सेपरेटा दूध है जी आपका। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, समझो उसको ध्यान से, इनकम मेंशन कर देनी है, डिमांड मेंशन कर देनी है। ये नॉर्मल लेवल है इनकम का, वाई, ये नॉर्मल है जी आपकी डिमांड। इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या होगी इन चीजों के लिए, कम हो जाएगी। दोनों में एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाएगी। ठीक है जी, ये था जी आपका 4th चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड।